वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर पार्ट 3। ठीक है जी, तो हमने कहा था कि जो डर्मेटोलॉजी के बेसिक की सिम्टम्स हैं जिनमें पेन आ जाता है, आपका इचिंग आ जाती है, बर्निंग आ जाती है, ब्लीडिंग आ जाती है, डिस्चार्ज आ जाता है, ब्लिस्टरिंग आ जाती है और उसके साथ साथ क्या क्या सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है जी, तो उन सारी चीज़ों को किस तरह से हम लेंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या सवाल करेंगे। जिस तरह के इन सारे पॉइंट्स पे हम हर पेन का ऑनसेट ऑफ पेन, ऑनसेट ऑफ इचिंग, ऑनसेट ऑफ डिस्चार्ज, ऑनसेट ऑफ ब्लिस्टरिंग, ऑनसेट ऑफ blistering, onset of discharge, onset of whatever symptoms are burning pain। ठीक है, तो ये सारे करेंगे। इसके अलावा ड्यूरेशन क्या क्या होगी उनकी, पेन की क्या ड्यूरेशन है, इचिंग की क्या ड्यूरेशन है, ब्लीडिंग की क्या ड्यूरेशन है, डिस्चार्ज की क्या ड्यूरेशन है, ब्लिस्टरिंग की क्या ड्यूरेशन है। ठीक है जी, उसके बाद हम कोर्स ऑफ पेन, कोर्स ऑफ इचिंग, कोर्स ऑफ ब्लिस्टरिंग, कोर्स ऑफ डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिवियरिटी कितनी है, पेन कितना सिवियर है, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग क्या है पेन की, इचिंग कितनी सिवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, इंटरमीडिएट है, उसका कोर्स क्या है इचिंग का। ठीक है जी, उसकी जो है सिवियरिटी, उसकी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, उसके रिलीविंग फैक्टर्स, उसके एसोसिएटेड फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इचिंग की प्रीवियस एपिसोड्स क्या क्या रहे हैं। इसी तरह डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, बर्निंग, इन सब के भी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उनके ऑनसेट क्या क्या रहे, उनकी ड्यूरेशन क्या क्या रही है, उनका कोर्स किस तरह से चला, उनकी जो है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या थे, उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या थे, उनके रिलीविंग फैक्टर्स क्या थे। ठीक है जी, और उनके एपिसोड्स किस तरह से रन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब स्पेसिफिक सवाल हैं जो कि हम पेन के पेशेंट से पूछेंगे, हम इचिंग के पेशेंट से पूछेंगे, हम डिस्चार्ज वाले पेशेंट से पूछेंगे, हम ब्लिस्टरिंग वाले पेशेंट से पूछेंगे। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट बना देते हैं, सॉक्रेट्स। ठीक है जी, SOCRATES, सॉक्रेट्स, और उससे हमें आसानी हो जाएगी सवालों को मेमोराइज़ करने में। ठीक है, जैसे पेन है तो आप उससे पूछेंगे एस से रिलेटेड साइट ऑफ पेन, साइट ऑफ इचिंग, साइट ऑफ बर्निंग, साइट ऑफ ब्लिस्टरिंग। ठीक है जी, साइट ऑफ डिस्चार्ज। अच्छा, ओ से आपका आ जाएगा ऑनसेट, वेयर डिड इट स्टार्ट, हाउ डिड इट स्टार्ट, क्या सडन था, अक्यूट था, ग्रेजुअल था। ठीक है जी, तो आपकी जो है ऑनसेट, पेन की ऑनसेट किस तरह चली, आपकी इचिंग की पेशेंट की ऑनसेट किस तरह चली, ब्लिस्टरिंग की ऑनसेट किस तरह चली, फीवर की ऑनसेट किस तरह चली इसमें। ठीक है, डिस्चार्ज की ऑनसेट किस तरह चली, बर्निंग की ऑनसेट किस तरह चली। फिर आप आ जाएंगे सी से इनके करेक्टर्स पर, कि पेन है तो शार्प था, डल था, या बर्निंग थी उस पेन में। ठीक है, इचिंग है तो शार्प थी, डल थी, बर्निंग विद इचिंग थी, माइल्ड थी, मॉडरेट थी, सीवियर थी। ठीक है जी, तो सी में आप इन सारी चीज़ों के करेक्टर्स पर आ जाएंगे, पेन के भी, इचिंग के भी, डिस्चार्ज के भी, ब्लिस्टर्स के भी। ठीक है जी, रेडिएशन, क्या ये पेन, ये इचिंग किसी और तरफ रेडिएट हो रही थी। ठीक है, या पेन एक लोकलाइज्ड पोर्शन पे थी, जैसे अगर हर्पीस जोस्टर हुआ है या हर्पीस सिम्प्लेक्स हुआ है तो जिन लोकल पोर्शंस पर वो है वहीं पर है, या पूरी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में वो पेन को रेडिएट कर रहा है। इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है जी, पेन के साथ इचिंग तो नहीं है, पेन के साथ बर्निंग तो नहीं है। ठीक है, पेन के साथ डिस्चार्ज तो नहीं है, पेन के साथ ब्लिस्टरिंग तो नहीं डेवलप हो रही। टाइम कोर्स, ठीक है, टाइम किस तरह चल रहा है, वर्सनिंग विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पेशेंट का लीजन वर्स हो रहा है या पेशेंट का लीजन इम्प्रूव हो रहा है। जैसे वायरल इन्फेक्शंस हैं तो उनमें लीजन्स नेक्स्ट 22 डेज़ तक वर्स होते हैं, सही है। लेकिन अगर बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस हैं तो वो टाइम के साथ साथ विद इन 7 डेज़ इम्प्रूव होके पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और लीजन फ्री हो जाएगा। अच्छा, जो उसका टाइम कोर्स है वो वर्स हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है जी, और डेज़ कितने डेज़ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, विद इन 2 to 3 डेज़ ठीक हो रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहा है। रिलीविंग फैक्टर्स या एग्रावेटिंग फैक्टर्स, एग्जाजर्बेटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, कि पेन किन चीज़ों पे वर्स होता है,
इचिंग किन चीज़ों पे वर्स होती है, ब्लिस्टरिंग किन चीज़ों पे वर्स होती है, डिस्चार्ज किन चीज़ों पे वर्स होता है, या पेन किन चीज़ों पे बेहतर होती है, सेटल होना शुरू हो जाती है, इम्प्रूव होना शुरू होती है, इचिंग किन चीज़ों पे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ब्लिस्टरिंग किन चीज़ों पे इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और सीवियरिटी कितनी है इन सब की, पेन की सीवियरिटी कितनी है, जैसे ग्रेड 0 to 10 हम काउंट करते हैं, इचिंग की क्या ग्रेडिंग है 0 to 10, डिस्चार्ज कैसे चल रहा है, ब्लिस्टरिंग कैसे चल रहा है, तो इन सारों की सीवियरिटी भी देखी जाती है। सही है जी। इसके साथ आप जब ये सारी चीज़ें ले लेंगे तो फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आपके पेशेंट की लीजन किस स्टाइल में वर्स कर रही है या बेहतर हो रही है, या उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं और वो किस डिज़ीज़ के साथ रिलेट करती है, कंसर्न करती है। तो इसके साथ साथ आपको एक आइडिया कंप्लीट मैप अप हो जाएगा माइंड में, हिस्ट्री टेकिंग के साथ, प्रेजेंट कंप्लेंट के साथ। इसके साथ साथ आपने दूसरी चीज़ जिस पे गौर करना है वो है कंसर्न्स। आपके पेशेंट के क्या कंसर्न है, आपका पेशेंट क्या चाहता है, आपका पेशेंट क्या चाहता है कि ये सिम्टम्स, ये लीजन्स कितनी जल्दी हील हो जाएं, कितनी जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है। और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपके पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या बेनिफिट्स गेन करना चाहता है आपसे इन द वे ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप क्या पॉइंट्स गेन करते हैं, क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं उसकी हिस्ट्री लेने में से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि गोल हैं आपकी सारी की सारी हिस्ट्री का, कि आपने क्या आइडियाज़ लिए, आपके पेशेंट के क्या कंसर्न्स थे, आपके क्या कंसर्न्स थे, आपके पेशेंट की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप में से, वो कितनी जल्दी ठीक होना चाहता है, वो क्या समझता है कि आप उसको कितनी अच्छी मेडिसिन देंगे और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सारी तो हमारी आ गई डिटेल्ड चीज़ें। अक्सर एग्जामिनर्स आपसे एग्ज़ाम में कहते हैं कि समराइज्ड हिस्ट्री, दे नीड अ समराइज्ड हिस्ट्री, ठीक है जी। तो फिर आप इन्हीं पॉइंट्स को समराइज़ करके इन द पॉइंट्स 1 2 3 करके लिख देंगे कि ऑनसेट क्या है, कोर्स क्या है, रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, जो स्पेसिफिक लीजन्स हैं उनका साइट क्या है, स्पेसिफिक लीजन कितने हैं, साइज़ में कितने हैं, नंबर में कितने हैं, वो कैसे वर्स हो रहे हैं, उनकी स्पेसिफिकली कंप्लेंट्स क्या हैं, उनमें पेन है, इचिंग है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट कंप्लेंट के हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंट कंप्लेंट वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं पास्ट हिस्ट्री पे, कि आपका जो पेशेंट डर्मेटोलॉजी में स्किन कंप्लेंट के साथ आपको दिखाने आया है उसकी मेडिकल कंप्लेंट्स क्या क्या हैं, क्या उसको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है। जैसे फंगल इन्फेक्शन के रिकरेंट पेशेंट होते हैं और उनको ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग देयर प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ ये पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है सिंस अ लॉन्ग। सही है। तो आपने जो है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पे बड़ा गौर करना है कि स्किन डिजीज़ में पास्ट हिस्ट्री क्या क्या है, कि एटॉपिक चाइल्ड तो नहीं रहा, जैसे आपके पास एक्जिमा का पेशेंट आया एट द एज ऑफ 45 ईयर्स, या फॉर्मफोलिक्स का पेशेंट आया। फॉर्मफोलिक्स क्योंकि हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे बिफोर लॉकडाउन, तो आपको पता होगा कि फॉर्मफोलिक्स जो है एक्जिमा ऑफ हैंड्स एंड फीट है। तो क्या ये चाइल्डहुड में किसी और स्किन बीमारी में मुब्तला रहा है, या जो है इसको डिस्क्वाइड एक्जिमा का पेशेंट है, ज़ीरोटिक एक्जिमा का पेशेंट है, ये कभी एस्टियोटोटिक एक्जिमा का पेशेंट है, ये चाइल्डहुड में कभी किसी एक्जिमा में इन्वॉल्व रहा है। तो एटॉपिक एक्जिमा के पेशेंट्स जो होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35-40 वो डेवलप करते हैं इस तरह के दूसरे एक्जिमास, जैसे फॉर्मफोलिक्स हो गया, एस्टियोटोटिक एक्जिमा हो गया, ज़ीरोटिक एक्जिमा हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप उसकी पास्ट हिस्ट्री पे पता करेंगे। इसके साथ साथ क्या वो एस्थमा का पेशेंट तो नहीं है, एलर्जिक रेनाइटिस का पेशेंट तो नहीं है, अर्टिकेरिया का पेशेंट तो नहीं है, उसमें फूड एलर्जीज़ मल्टीपल टाइम्स में डेवलप तो नहीं होती रही, ठीक है। इसके अलावा उसको कभी पास्ट में स्किन कैंसर्स जैसे बेजल सेल कार्सिनोमा इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आप अगर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्किन कैंसर्स के भी आप उससे डिटेल लेंगे कि कभी उन्हें स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा या बेजल सेल कार्सिनोमा
तो डेवलप नहीं हुआ। इसके अलावा आप उनके पास्ट में कि उनको मोल्स अगर ज़्यादा हैं तो उनके मोल्स कभी इन्फेक्टेड तो नहीं रहे, मोल्स के साइज़ कभी चेंज तो नहीं हुए, ताकि आपको पता रहे कि ये पेशेंट मेलानोमा की तरफ तो नहीं जा रहा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी मेडिकल कंडीशंस में जिस तरह से हम कहते हैं कि आपकी आ जाती है डायबिटीज़ आ जाएगी, एकैंथोसिस निग्रिकन्स है कि गर्दन के हिस्से काले हो रहे हैं, बगलें काली हो रही हैं, ठीक है, घुटने काले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आ जाएंगी सिस्टमिक उसमें पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल में। तो ये चीज़ें जो हैं स्किन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती हैं, ख़ास करके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है सेबोरिक एक्जिमा में, हर्पीज सिम्प्लेक्स में, हर्पीज जोस्टर के फ्लेयर्स में, फंगल इन्फेक्शंस में, ठीक है जी, कैंडिडियासिस में, रिकरेंट बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस में, और कभी कभी एक्नी को वर्स करने में भी। इसके अलावा पर्सनल हिस्ट्री में हम करेंगे इसको ज़्यादा शेयर, लेकिन पॉइंट रह नहीं जाए कि कई लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती लेकिन उनका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी ब्लड में तनासुब शुगर का बढ़ा हुआ रहता है, और उस वजह से भी उनको ये रिकरेंट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन या उनकी एक्नी वर्स रहती है ड्यू टू हाई इंटेक्ट ऑफ शुगर। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ ब्रेक करती हूँ और फिर इसको दूसरे में ड्रग हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री पार्ट 4 में चलाती हूँ। थैंक यू बेटा।